अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हम क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट की मदद से एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। सही है, लेकिन मसला क्या होता है, अगर सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट लिख दिया बहुत जनरल मैसेज हो जाएगा और हर एरर पे हमें क्या दिखा रहा होगा, वो सिंपल सा ये मैसेज दिखा रहा होगा। ठीक है हमने देखा था हर तरह का एरर होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं। सही है, जो मिस्टेक होगी उसी से रिलेटेड हमें एरर मिल रहा होता है। सही है, तो इसीलिए हम इस तरह का जनरलाइज मैसेज कभी भी नहीं लिखते। बेटर ये होता है कि हम क्या करें कि जितना पॉसिबल हैं उतने एरर्स को हैंडल करें और उनके अकॉर्डिंगली एरर्स को शो करवाएं कि भाई ये मसला आपकी फ़ाइल में ये मसला है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ज़रा देखें जल्दी से। हमने ट्राई लिखा, ट्राई लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी जिसमें हमने सम करवाया दो नंबर्स को। बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला है क्या? नहीं, ये आपका काम करेगा। मसला कहाँ आएगा? मसला आएगा इस जगह, इस लाइन पर, कि हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को। जी अच्छा, मसला कहाँ पर है हमारा? इधर मसला है कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो एक एरर आता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बन जाता है वो नंबर हमारा? बहुत बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से एक एरर देखने को मिलता है। और वो एरर क्या होता है, वो सॉरी, वो एरर इन्फिनिटी नहीं होता, वो नंबर इन्फिनिटी बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन एरर क्या मिलता है, वो बोलता है ज़ीरो डिवीजन बाय एरर, कुछ इस तरह करके बोलता है। देखें, ज़ीरो डिवीजन एरर, कि हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सही है, अब ज़रा समझिएगा इस एरर को, कि हमें जब भी एरर देखने को मिलेगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ज़रा। जब भी हमें एरर देखने को मिलेगा, हमें एक तो समझ लें एरर का नाम मिलेगा और फिर उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिलती है। क्या होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है। सही है, तो अगर मैं इसको थोड़ा डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये तकरीबन डिक्शनरी के लिहाज से चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि कॉलन से पहले जो चीज़ लिखी है वो क्या हमारी की है, मतलब ये एरर की है, मतलब एरर का बताया जाएगा कि भाई एरर किस तरह का है। ठीक है, शॉर्टकट में। लेकिन राइट साइड पे क्या होगा, उसकी वैल्यू बताई जा रही होगी, या दूसरे अल्फाज में नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन दी जा रही होगी, डिटेल बताई जा रही होगी कि भाई एरर, ये मसला है एरर में। सही है, या इसके अलावा अगर हम कुछ और एरर देख लें एक मरतबा और, लेट से मैंने यहाँ पे किया 45 प्लस तो क्या बता रहा है, टाइप एरर। ठीक है, मतलब छोटा सा वर्ड दे दिया जिसको हम की बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये की है, डिक्शनरी की तरह अगर इसको ट्रीट करें तो एक ये की है। लेकिन राइट साइड पे क्या है, इसकी हमें डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि मसला क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। फिर उसने सारी डिटेल बता दी कि भाई इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ प्लस यूज़ करते हुए हम नहीं लिख सकते, ये चीज़ गलत है। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी एरर आपको मिलेगा, किसी भी तरह का एरर हो, आपको एक उसकी की बताई जाएगी, एरर किस तरह का है, एरर का नाम बताया जाएगा, और उसके कॉलन के बाद राइट साइड पे उसकी डिटेल बताई जा रही होगी। सही है भाई? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने एरर हैंडलिंग करनी है प्रॉपर और हम चाह रहे हैं कि हर एरर को हैंडल करें, बिल्कुल हो सकता है। सही है, तो हमें क्या करना होगा सॉरी, हमने ट्राई लिखना होगा। ट्राई के बाद हम अपना पूरा कोड लिखते हैं। क्या करते हैं, अपना पूरा कोड लिखते हैं। सही है, जहाँ जहाँ हमें एरर मिल सकते हैं ना, हम वो वाली चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। सही है, या इन अदर वर्ड्स आपने अपनी जो भी लॉजिक लिखनी है ना, वो हमेशा कहाँ लिखनी होती है, ट्राई के ब्लॉक के अंदर, ट्राई के स्कोप में लिखनी होती है। सही है, भले ही अब आपकी 1000 लाइन्स का कोड क्यों ना हो। ठीक है, या आपकी जो एक मेन लॉजिक है, आपको पता है भाई यहाँ पर एरर आ सकता है, तो आप उसको क्या करेंगे, भले ही वो आपकी बहुत ज़्यादा लाइन्स क्यों ना हो, सबको उठा के क्या करेंगे, ट्राई के ब्लॉक में लिख लेंगे। सही है, और आपने फिर जो जो एरर्स को हैंडल करना है, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे, उस एरर का नाम लिख देंगे। जैसे हमने ये एरर देखा था, हमें एरर मिला था, कब मिला था, जब हमें फ़ाइल को ओपन करना चाहा था लेकिन वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो मौजूद ही नहीं थी, तो हमें मिला था फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हमने क्या बोला, भाई यहाँ पर तुम इस वाली चीज़ को ट्राई करो, इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करो। सही है, अच्छा अभी तो ये खोल देगा। लेट्स मैं इसको बोल देता हूँ फाइल 10। हमारे सैम्पल फोल्डर के अंदर ज़रा देखें, सैम्पल फोल्डर के अंदर फाइल 10 करके कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। सही है,
तो अब यहाँ पे इसको क्या मिलने वाला है, एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर मिलने वाला है इन 2 लाइन्स की वजह से। समझ रहे हैं बात को? या स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ इस लाइन की वजह से उसको फाइल नॉट फाउंड का एरर मिलने वाला है। तो जैसे ही इसको फाइल नॉट फाउंड का एरर मिलेगा, आगे नहीं जाएगा, हमारा कंपाइलर आगे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, इसी लाइन से जंप करेगा, जंप करके कहाँ आ जाएगा, इस वाले पार्ट पर आ जाएगा, एक्सेप्ट करके फाइल नॉट फाउंड एरर। सही है? तो जब उसको ये वाला एरर पता चलेगा तो फिर क्या करेगा, हमने जो यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट करवाया वो वाला मैसेज क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सही है? और कोड यहीं पर एंड हो जाएगा। सही है? जरा एक मतलब दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो आ गया फाइल नॉट फाउंड एरर का एरर। ठीक है, फाइल इज़ नॉट फाउंड, प्लीज़ चेक द नेम अगेन। सही। अगर मैंने इस चीज़ को कमेंट कर दिया होता, ठीक है, अगर मैंने इस चीज़ को कमेंट कर दिया होता तो ज़रा सोच के बताएं कि एरर अब हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरी फाइल नॉट फाउंड का फाइल नॉट फाउंड एरर मेरा हैंडल नहीं हो रहा। ज़रा देखें, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब वही कोड आपका क्रैश कर जाएगा और इतना बड़ा एरर आपको दे देगा। सही है? अगेन ये एरर अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामर, ये एरर हेल्पफुल है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू यूज़र जिसको प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, उसको हम इतना बड़ा एरर, इतना ख़तरनाक सा एरर हरगिज़ नहीं दिखाते। सिंपल सा उसको मैसेज दिखा देते हैं कि भाई आपने जो चीज़ लिखनी चाहिए उसमें ये मसला है, बस जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी आप एरर करवा रहे हैं, मतलब आप जितने भी यहाँ पे लाइंस लिख रहे हैं ना, और आपको पता है कि यार यहाँ पे ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है, आप क्या करेंगे, उन तमाम ही एरर्स को एक्सेप्ट में डाल के इस तरह से हैंडल कर देंगे। टाइप एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, जो भी है, और उसका मैसेज दिखा देंगे। वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग होगा। सही है? हाँ, अगर आप फंक्शन बना लेते हैं ना, अगर आपने फंक्शन बना के एरर हैंडलिंग कर ली तो आप उस फंक्शन को जगह जगह यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, लाइन बाय लाइन लिखेंगे, हमने फंक्शन नहीं बनाया हुआ, सिंपल हम लाइन्स लिख रहे हैं, तो अगर आपने फंक्शन नहीं बनाया हुआ तो आपको हर जगह ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही होंगी। सही है? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एरर्स को हैंडल कर लिया। कौन कौन से? फाइल नॉट फाउंड एरर, टाइप एरर और 0 डिवीजन एरर। अब लेट से मैं इसको सही फाइल का नाम दे देता हूँ। मैंने कहा 1, ठीक है, कि मेरी सही फाइल ओपन कर दो 1 बोल के, जिसका नाम है, तो और रीड मोड में ओपन करो, क्या करो, उसको उसका जो कंटेंट है वो प्रिंट करवा दो। यहाँ तक बात सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं आने वाला। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा कंपाइलर, वो इसका सम भी प्रिंट कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर दे रहा होगा। सही है? इस जगह पर तो ये एरर कौन सा भाई, 0 डिवीजन एरर है। तो आपके पास क्या होगा, अब की मर्तबा ये वाला एरर नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? ना ही ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, 0 डिवीजन एरर। सही है? ज़रा एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ तक का क्या हुआ, इसने फाइल का कंटेंट आके हमें दिखा दिया, ये 132 इसने प्रिंट कर दिया जो हमने नंबर्स को सम करवाया हुआ था। और फिर क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। उसने हमें 0 डिवीजन एरर वाला जो मैसेज था वो लाकर प्रिंट करके दे दिया। ये बात समझ आ रही है भाई? ठीक है। और लेट से मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने कहा इसको कमेंट करो और मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा देता हूँ। सही है? तो यहाँ पे किस तरह का एरर आएगा? टाइप एरर या आई थिंक सिंटैक्स एरर, देख लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर होगा मेरे ख्याल में, को बस एक मरतबा चेक कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि अभी हमने इस वाले एरर को हैंडल नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको दोबारा से, एक्सेप्ट, और ये हमारे पास एरर की है, ये एरर की है ना भाई, एरर का नेम बोल लें, की बोल लें। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने लिखा इसके आगे कॉलन डाला और मैंने आगे मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्लीज़ चेक द सिंटैक्स ऑफ द कोड। सही है? दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ? क्या मसला है? ट्राई। सही है? सही हो रहा है या गलत हो रहा है बताएं? सही हो रहा है। ठीक है, कैसे सही हो रहा है देखें, इस बात को समझें। ऊपर हमने जब स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, हमने कहा था एरर की 2 टाइप्स होती हैं। जब भी हमें एरर देखने को मिलेगा, 2 तरह का एरर देखने को मिलेगा। एक तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा, जो हम लिखने का एक तरीका कार होता है ना, उसको अगर हम वायलेट करेंगे तो क्या होगा, वो सिंटैक्स एरर खिलाएगा। एक बात। दूसरा एरर हमने क्या देखा था कि हाँ नहीं, जो सिंटैक्स एरर होता है वो एग्जीक्यूशन वाला ही होता है, लेकिन पॉइंट क्या है
कि आपने अगर कोई लॉजिकल एरर लिखा हुआ है, लॉजिकल एरर मतलब आपका प्रोग्रामिंग से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, मसला कहाँ पर है, हमारी लॉजिक के अंदर है। जैसे हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं। पाइथन के अंदर नंबर्स को और स्ट्रिंग को सम करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर वो करना चाह रहे हैं, सही है, तो ये सबके सब क्या है, एक तरह के लॉजिकल एरर है। हाँ, मतलब हम पाइथन के किसी रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम उस चीज़ को लिख गलत रहे हैं, मतलब गलत लॉजिक में लिख रहे हैं उसको, सही है। तो जो लॉजिकल एरर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या हो रहे होते हैं, इस तरह से हैंडल हो रहे होते हैं। यहाँ पर जब भी इसने हमें एरर नहीं दिखाया हुआ है, समझ रहे हैं बात को। तो क्या करना होगा, अगर इस तरह का कोई सिंटैक्स एरर आएगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, सही है, बिल्कुल। हाँ, ये वाली बात सही है, बिल्कुल। ये मैं इसको लिंक कर पा रहा हूँ हमारे नॉर्मल जो कोडिंग उसमें होती है प्रैक्टिस, कि अगर कोई लेट से मैं ब्रैकेट बनाना भूल गया, मैंने कोई कोड लिखा 10-15 लाइन का, मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया या मेथड बनाया और उसमें मैंने लेट से ब्रैकेट लगाना भूल गया, या कोई इस तरह का मैंने सिंटैक्स एरर कर दिया, तो हमें बिल्कुल एरर मिलता है। हालांकि हमने अगर ट्राई एक्सेप्ट यूज़ भी किया होता है ना, जब भी हमें क्या होता है, एरर मिलता है, ताकि प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई हो सके कि भाई एरर आया कहाँ पर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन से एरर्स को हैंडल करता है, जो लॉजिक में गलती हो रही होती है, जहाँ पर लॉजिक में मिस्टेक हो रही होती है, सही है। तो इसको वापसी सही कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या हुआ, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही आ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमने ना एल्स वाला यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, वही चीज़ें सारी। एल्स हम क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट को एल्स के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने वाइल के साथ भी एल्स यूज़ किया था, फोर के साथ भी एल्स यूज़ किया था। वाइल में कब चलता है कि भाई अगर ऊपर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला पार्ट चला दो। फोर में भी यही होगा कि जब आपका ऊपर वाला लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर कौन चलेगा, एल्स चलेगा, और उसका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस फाइल हैंडलिंग के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये वाला काम करवा सकते हैं। फाइल हैंडलिंग हो गया कि दूसरी हमारे एक्सेप्शन वाली हो गई, हम यहाँ पे भी एल्स का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले कोड को दोबारा से लिख लेता हूँ। मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पे इसको बोला कि सब कुछ ऐसी है, सही है। क्या किया मैंने, देखें, फ़िलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, बताता हूँ अभी मैंने क्यों किया है। फ़िलहाल मैंने इस फाइल को ओपन करवाया, सही है। मुझे बताएं कि क्या फ़ाइल अभी ओपन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, चूँकि फ़ाइल 1 मेरी मौजूद है सैम्पल फोल्डर के अंदर। अच्छा, फिर ना तो ये वाला एरर आया, ना ही ये और ना ही ये, कोई भी एरर नहीं आया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा, हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी। ज़रा देखिएगा, फाइल ओपन भी कर देगा, उसका मैसेज प्रिंट कर देगा, और फिर क्या करेगा, इस पूरी लाइन को इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, जब उसको कोई भी एरर नहीं मिलेगा तो जंप मार के कहाँ आ जाएगा, वो एल्स पे आएगा और ये वाला पार्ट प्रिंट कर देगा। ज़रा देखें इसको, आ गया मैसेज, फाइल इज़ ओपन सक्सेसफुली, सही है। अच्छा, क्या ख्याल है, अगर एरर आ रहा होता, लेट से मैं इसको वही कर देता हूँ, 11 बोल देता हूँ मैं उसको, या कुछ और नाम दे देता हूँ, अब एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, एरर आएगा, तो क्या अभी एल्स का पार्ट चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल। क्या होगा, आपके पास जब यहाँ पर एरर मिलेगा ना, इसको इस लाइन में जब एरर मिलेगा, तो वो जो भी एरर होगा उसके रिस्पेक्टिव एरर वाले पार्ट पे चले जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा और ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। जब ये मैसेज प्रिंट करेगा तो कंपाइलर यहीं पर स्टॉप, यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। एक मरतबा ज़रा देखें इसको, क्या हुआ, सिर्फ उसने वाला मैसेज प्रिंट किया, एक्सेप्शन वाला, और एल्स में नहीं आया, सही है। तो अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाऊं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, अच्छा ज़रा देखें यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं, ट्राई, ठीक है। ट्राई के साथ दो इस तरह की ब्रांच होती हैं, एक क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, कि हम ट्राई के साथ एक्सेप्ट भी यूज़ करते हैं, जो भी हमने देखा, और हम ट्राई के साथ एल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो एल्स को हमने लिख दिया यहाँ पर, सही है। तो ज़रा आप सोच के देखें
कि भाई अगर ट्राई में मसला आ रहा है तो कहाँ जाएगा वो, एक्सेप्ट पे चला जाएगा। एक्सेप्ट पे चलेगा तो एल्स का आना उसका बनता ही नहीं है, सही है, किसी एक जगह जाएगा ना, ठीक है। और अगर ट्राई में कोई मसला नहीं आया तो एक्सेप्ट पे नहीं जाएगा, कहाँ आ जाएगा वो, एल्स पे आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो अगर इसको थोड़ा सा मैच करें, थोड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही लिखा हुआ ये, सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट फाइनली। फाइनली भी क्या होता है, हमारा ट्राई एक्सेप्ट के साथ यूज़ किया जा रहा होता है। हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे होते हैं, फाइनली को भी प्रिंट कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देखें, मैं एक काम करता हूँ, ये चलिए इसको आगे देखते हैं, ठीक है। फाइनली को पहले देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे कोड को कॉपी किया, मैं आ गया फाइनली वाले पार्ट में, और मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे सारा कोड लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैसे प्रिंट कर दिया सही है भाई, एक मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये फाइनली क्या करेगा, ज़रा सोच के बताएं। अगर एरर आता है, अगर ये एरर आता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी रिस्पेक्टिव एक्सेप्शन चलेगी, ठीक है। ये तो चल गया। क्या अब क्या ख्याल है, फाइनली या एल्स कुछ चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा देखें, फाइनली क्या होता है, फाइनली आपका चलता है। फाइनली ना एक मतलब एक ऐसा पार्ट है ट्राई एक्सेप्ट का, वो आपका लाजमी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ज़रा वापसी डायग्राम पे देख चलें, मैंने क्या लिखा था, ट्राई के अंदर एक ब्रांच होती है किसकी, एक्सेप्ट की, दूसरी किसकी होती है, एल्स की। अब होता क्या है कि आपका कंपाइलर भले ही एक्सेप्ट पे जाए या एल्स पे जाए, अल्टीमेटली वो कहाँ पर आता है, अल्टीमेटली वो आ जाता है फाइनली पर। मतलब फाइनली आपका हर केस में लाजमी एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये डायग्राम से देखें अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि भाई ट्राई अगर कोई मसला करता है, ट्राई की अंदर जो कोड्स मौजूद हैं, जो लाइंस मौजूद हैं, अगर वो कोई मसला करती हैं तो कंपाइलर कहाँ आएगा, एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट पे मैसेज को प्रिंट करवाने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो फाइनली वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा, सही है। और अगर वो ट्राई वाले कोड में कोई मसला ही नहीं आया तो कहाँ जाएगा वो, एल्स पे, और एल्स पे जाने के बाद वो कहाँ पे आएगा, दोबारा से फाइनली पर आ रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि हमने हर हालत में कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हम उसको किस में लिख सकते हैं, फाइनली में लिख सकते हैं, भले ही एरर आए या ना आए, हमें मैसेज प्रिंट करना है हर हालत में, ठीक है। तो हम फाइनली में उसको लिख देंगे, सही। तो अभी ज़रा देखें क्या होगा, मेरे पास कोई भी एरर, बल्कि एरर आएगा, अभी क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा, तो एरर आने की वजह से पहले तो ये प्रिंट करेगा, और इसको प्रिंट करने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो फाइनली वाली लाइन पर चला जाएगा, एल्स को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। डायग्राम इमेजिन कर लेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखें, एक्सेप्शन आ गई, और क्या किया इसने, फिर उसके बाद हमें मैसेज दिखा दिया, द कोड इज एग्जीक्यूटेड, क्लियर है। तो ये होगा तरीके कि हम क्या करते हैं, अगर हम काफ़ी सारे एरर्स को हैंडल करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम अगर बहुत लंबा कोई कोड लिख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एक कोई ऐसा जनरल तरीका हो जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, एरर को हैंडल कर लें, हमें इतनी सारी चीज़ें ना लिखनी पड़ें, ठीक है। हम इतने सारे एरर्स हमें ना लिखने पड़ें, ठीक है। अभी तो हमने खैर 3-4 ही लिखे हैं, लेकिन आपको पता है कि एरर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। और अभी हमने सिर्फ पाइथन पढ़ी है, अभी हम जब आगे नंपाई स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अभी पांडास पे जाएंगे, साइकिल लाइन वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पे और पत्नी कितने टाइप्स के हमें एरर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि वो छोटे कोड में वो सारे के सारे एरर्स हैंडल हो जाए तो क्या होगा, तरीक़ेकार होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। अब करना क्या होता है, मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा कोड इतना पार्ट उठाता हूँ, ठीक है। मैंने इतना पार्ट उठाया, मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने इनको भी अनकमेंट कर दिया, सही है। मैंने बोला कोशिश करो कि किसको ओपन करो, फाइल 11 को ओपन करो, तो यहीं पे एरर दे देगा वो, यहीं पर एरर मुझे दे देगा कि भाई उसको फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल जाएगा, सही है। फिर मैंने क्या बोला कि जब भी तुम्हें एरर मिले ना, तो क्या लिखूँगा भाई, एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का यूज़ किया था, हमेशा याद रखें, हमेशा एक्सेप्ट लिखा जाएगा। हाँ, अब एक्सेप्ट के बाद ना हम एक चीज़ लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन एज ई। हमने क्या बोला, एक्सेप्शन, ठीक है। और याद रखें, अभी मैंने दोबारा पीछे बताया था कि भाई एरर की 2 टाइप्स हैं, एक तो सिंटैक्स एरर है, दूसरा लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। लॉजिकल एरर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं।
तो असल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी तुम्हें कोई लॉजिकल एरर मिले कि जो सेंटेक्स तो सही बता रहा है, मतलब यूज़र सेंटेक्स तो सही लिख रहा है, लिखने का तरीक़ेकार उसका सही है, लेकिन हो सकता है कोई लॉजिक के अंदर कोई गलती हो रही हो, ठीक है, तो पाइथन उसको क्या बुलाता है, एक्सेप्शन बुलाता है। सही है, तो मैंने बोला जब भी तुम्हें कोई एक्सेप्शन मिले, उसको मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन को तुम कंसिडर कर लो ई सॉरी एक्सेप्शन को क्या बोल दिया मैंने, ई बोल दिया, ठीक है। ये एस करके ना हम क्या करते हैं, हमने उस एक्सेप्शन को छोटा बना दिया और उसको ई बोल दिया। तो अब जब भी मैं ई बोलूँगा ना, तो पाइथन क्या समझेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। आप इसको चाहें तो ए बोल दें, बी बोल दें, सी बोल दें, अपना नाम दे दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है, हमने थोड़ा सा उसी से रिलेटेड नाम रखा है, एक्सेप्शन ई से स्टार्ट हो रहा, तो हमने यहाँ पे इसको ई बोल दिया, सही है। और नेक्स्ट लाइन में जाके सिंपल हम प्रिंट करते हैं ई को सबसे पहले, तो ठीक है, किसको प्रिंट किया, ई को प्रिंट किया। एग्जीक्यूट करते हैं, पहले ज़रा देखें आउटपुट किस तरह से आ रहा है। क्या कर रहा है, एरर टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी, हमें ये वाला मैसेज दिखा रहा है, सही है। अब अगर मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी करता हूँ, इतना पार्ट कॉपी करके मैं अलग से इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ज़रा एरर देखें क्या हुआ, हमें एरर मिल रहा है। एक तो क्या है, एरर का नाम है जिसको हमने की भी बोल दिया अभी कुछ देर पहले, और राइट साइड पे क्या उसकी डिटेल मौजूद है ना, उसकी डिटेल मौजूद है, सही है। तो अगर मैं ज़रा समझें, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई करके लिख रहा हूँ और मैं ई को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मुझे क्या कर रहा है वो, मुझे जो भी रिस्पेक्टिव एरर है ना उसकी राइट साइड वाला पार्ट लाकर दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अभी फाइल नॉट फाउंड एरर की राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला कुछ पार्ट लिखा हुआ है, तो हमें क्या कर रहा है, यही वाला एरर यहाँ पर लाकर दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, लेट से कि मैंने फाइल को सही ओपन करवा दिया, मैंने कहा लेट से फाइल 1 को ही ओपन कर दो। अब यहाँ से वाला क्या हुआ, एरर हट गया, सही है, समझ रहे हैं, यहाँ से एरर हट गया। अब नेक्स्ट एरर हमें कहाँ पे मिलने वाला है, डिवीजन में हमें एरर मिलने वाला है, सही है। तो ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा, ये इसका आउटपुट क्या दिखाएगा, ठीक है। इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ आपका, जो मैंने 2 लाइन्स लिखी थी, दोबारा से इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो आपकी मर्तबा देखें क्या बता रहा है, डिवीजन बाय 0। और अगर मैं आपको दोबारा से ऊपर लेके चलूँ, अभी हमने उसको डिवाइड करवाया था, कहाँ गए, देखें डिवीजन बाय 0, तो राइट साइड वाला पार्ट आपको ला के दे रहा है उस एरर का, जो भी एरर की है, जो भी उस एरर का नाम है, उसका राइट साइड वाला पार्ट आपको लाकर वो दे रहा है। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो भी एरर होगा उसको आप, मतलब ये आपको उसकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल आकर जिस तरह से दे देगा, ठीक है। एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं। हमने कहा लेट से ये भी सही है, इसको भी सही कर दो, ठीक है। लेट से मैंने 2 बोल दिया, लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरा नेक्स्ट एरर कहाँ पर आ रहा है, प्रिंट, और सही है। तो अब कौन सा एरर आना बनता है, ठीक है। तो देखें ज़रा क्या दिखा रहा है, वही डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है जो हमने ऊपर करने की कोशिश की थी। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको अलग से लाइन में पहले प्रिंट करता हूँ ताकि आपको एरर पता चल सके कि एरर का नाम क्या है, एक्चुअली क्या है, टाइप एरर दिखा रहा है ये, सही है कि हम गलत टाइप को सम करना चाह रहे हैं और उसके राइट साइड पे जो डिस्क्रिप्शन मौजूद है वो उसने हमें ला के दे दी। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी यूज़फुल है कि अगर आपने सिर्फ इतना सा पार्ट लिख दिया तो क्या हो रहा है, आपका अब जो भी एरर आने वाला है ना, उस एरर का राइट साइड वाला पार्ट आपको एरर में दिखा देगा, सही है। तो आपको इस तरीके से बार बार हर एरर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये जब भी करते हैं जब हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे एरर आने के चांसेस हैं। अगर सिर्फ 2 या 3 एरर आने के चांसेस हैं तो हम उसी तरीके को, ऊपर वाले तरीके को फॉलो करते हैं, इस तरीके को हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। ये वाला सिनेरियो जब ज़्यादा प्रीफर होता है, जब आपने कोड तो लिखा लेकिन आपको होता है कि यार आपका कोड अब फटने वाला है, जगह जगह फटेगा, जगह जगह एरर आएगा और बहुत ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली एक जनरलाइज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जनरलाइज है, लेकिन किस तरह की जनरलाइज है कि एरर के साथ साथ हमें जो भी एरर है उसके रिस्पेक्टिव हमें डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो छोटी सी चीज़, इसमें कोई मसला। अच्छा मुझे 1 मिनट दें, एक और चीज़ होती है, हाँ एक और चीज़ देखें ज़रा कि मैंने क्या किया, मैंने ना एक एट्रीब्यूट होता है ये ई डॉट विथ ट्रेस बैक, ठीक है। अगर आप ई डॉट करके इसको यूज़ करेंगे ना, ई डॉट, तो ऊपर ही दिखा रहा होता है विथ ट्रेस बैक, मतलब क्या बताओ, इसकी ट्रेसिंग करके बताओ, एक तरीके से हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा क्या किया मैंने, ई के साथ विथ ट्रेस बैक यूज़ कर लिया।
तो ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है। अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है ना भाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके लिखते हैं किसी चीज़ को और उसमें ब्रैकेट्स नहीं बनाते तो हम किसको एक्सेस कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको एक्सेस किया है। हाँ, अगर मैंने इसके एंड में इस तरह से ब्रैकेट भी बनाए हुए होते तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेथड है मेरा। इसका मतलब क्या है, मेरा विद ट्रेसबैक मेथड है। तो ये मेथड नहीं, एक्चुअली क्या है, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब की मरतबा जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है, बिल्ट इन मेथड विद ट्रेसबैक ऑफ टाइप एरर। अभी हमें क्या कर रहा है, अब हमें ये उसकी की बता रहा है, एरर की क्या बता रहा है, ये की बता रहा है। समझ रहे हैं बात को। पहले जब मैंने ट्रेसबैक का यूज़ नहीं किया था तो मुझे क्या शो हो रहा था, राइट साइड वाला पार्ट, एरर का राइट साइड वाला पार्ट मुझे डिस्प्ले हो रहा था। समझ रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल रही थी। लेकिन जब मैंने ई डॉट विथ ट्रेसबैक का यूज़ किया तो मुझे क्या मिल रहा है, उस एरर का एक्चुअल नाम मिल रहा है, टाइप एरर। अगर मैंने लेट से इसको दोबारा कहा कि भाई इसको 0 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा अब क्या दिखा रहा है, 0 डिवीजन एरर दिखा रहा है। समझ रहे हैं, थोड़ी सी फर्दर डिटेल लेकर आ रहा है, उसको फिलहाल इग्नोर करें। ये देखें कि आपको यहाँ पे एरर का नाम मिल रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह का एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, राइट साइड वाले पार्ट को लेना चाहते हैं अपने एरर के अंदर या लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब बात वही है सारी कि आपने बस इन 2 लाइन्स की मदद से क्या किया, हर तरह के एरर को हैंडल कर लिया और आपको उसकी डिटेल भी, हर रेस्पेक्टिव एरर की डिटेल भी मिल रही है। हाँ भाई, जल्दी से बताएं, क्लियर हो रही है ये चीज़, आगे बढ़ूँ, बस एक लास्ट चीज़ है। अच्छा ज़रा एक चीज़ देखें, हमने नेम एरर देखा था ऊपर, ठीक है, और नेम एरर कब आता है, जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं लेकिन वो हमने उसमें कुछ डेटा सेव ही नहीं किया हुआ। सही है, लेट से अगर मैंने ऊपर जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, मैं बोलूँ भाई क्या करो, ए की वैल्यू प्रिंट करो, और ए में मैंने अभी तक कोई डेटा प्रिंट ही नहीं किया हुआ, तो क्या दिखाएगा मुझे, एरर दिखाएगा। सही है, मैंने क्या एरर बता रहे हैं, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, कि उसको ए की वैल्यू नहीं मिल रही। अब पॉइंट समझ रहे जल्दी से, देखें हम ना एरर्स को ओवरराइड भी करवा सकते हैं, एरर्स को ओवरराइड भी करवा सकते हैं। तो देखें ज़रा क्या हुआ, नेम एरर है ना भाई, नेम एरर है, उसमें मुझे उसका जो जनरल मैसेज मिलता है, मतलब जो उसका डिफ़ॉल्ट मैसेज मिलता है, वो क्या मिलता है, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड करके मिलता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने इसको रेज का यूज़ किया। रेज आपका एक अगेन कीवर्ड है, क्या है, रेज आपका एक कीवर्ड है। मैंने उस एरर का नाम लिखा, मैंने कहा भाई क्या करो, तुम उस एरर को किस तरह दिखाओ, उस एरर का मैसेज किस तरह से दिखाओ, इस तरह से दिखाओ। मतलब तुम उस एरर का ये वाला मैसेज नहीं दिखाओ, उस एरर का क्या मैसेज दिखाओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई वेरिएबल नहीं मिल रहा, ठीक है, ये वाला मैसेज दिखाओ। तो हमने क्या किया, एक तरीके से इस एरर को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ज़रा एक कोड लिखते हैं छोटा सा। मैंने लिखा ट्राई, और मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट करो, लेट से मैं ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ n1, मैं इसमें डेटा सेव करता हूँ 45, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ n1 प्लस n2, ठीक है। मैंने कहा n1 और n2 को प्रिंट करो। अब n1 तो मौजूद है ना मेरे पास ऊपर, लेकिन n2 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे किस तरह का एरर आना बनेगा, इसका नेम एरर आना बनेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरर को हैंडल करना है। सही है, मैंने क्या कहा, एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, वही नेम एरर, कि जब भी तुम्हें नेम एरर मिले तो मैं क्या करूँगा, अपना कस्टम मैसेज यहाँ पे लिखवा दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, रेस नेम एरर, किस तरह से रेस करो, वही अपना मैसेज यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं, और बोलता हूँ सही है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, तो ज़रा देखें क्या हुआ कि ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर एरर आया,
जैसे ही उसको यहाँ पे नेम एरर मिला वो कहाँ भागेगा, जंप करके नेम एरर पे जाएगा। वो जब नेम एरर पे गया तो उसको पता चला भाई यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम एरर का जो टेक्स्ट है ना, जो वैल्यू है, जो डिटेल है, वो ओवरराइट की जा रही है। तो हमने क्या किया, ओवरराइट करके उसको अपना ये वाला मैसेज दिखा दिया कि भाई सॉरी ये वाला मैसेज दिखाओ रादर देन नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड के, ये नहीं दिखाना, क्या करना, हमारा मैसेज दिखाना। तो देखें ज़रा क्या हुआ, इसने हमें यहाँ पर ये वाला मैसेज दिखा दिया है, समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है ये चीज़? अच्छा, तो इस तरह की चीज़ हम मतलब अपने कस्टम कोड के साथ कर सकते हैं अगर हमने किसी एरर को क्या करना हो, ओवरराइट करवाना हो। बस इसको यहीं रखते हैं, ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब आपका अगर नेक्स्ट वीक क्लास होते हैं तो आपका क्विज़ होगा, याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक अगर क्लास होती है तो एक क्विज़ होगा, हो सकता है कि मंडे को हो या वेडनेसडे को, पूछना पड़ेगा मुझे उनसे कब पॉसिबल है। तो तैयारी कर लीजिएगा। पाइथन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत डिटेल में हमने इसको कवर कर लिया है। अभी इंशाल्लाह ताला हम नंपाई स्टार्ट करेंगे। कितने सवाल होंगे? पूरी पाइथन से ही आएंगे सवाल, यार याद नहीं है, 30 to 50 के दरमियान होते हैं ईद के बाद। हाँ MCQs होंगे, MCQs होंगे, ठीक है? ईद के बाद क्यों लेट नहीं हो जाएंगे? बहुत लेट हो गए हम लोग, 5 महीने तकरीबन हो गए। आज हमारी कौन सी क्लास है? 37 क्लास है आई थिंक। 8 क्लासेस होती है ना एक महीने में, 4 महीने तकरीबन हो जाएंगे। एक और क्लास होगी तो हमारे 4 महीने हो जाएंगे, ठीक है? 4 महीने में से हो चुके हैं अगर हम देखें, क्योंकि हमारी बीच में छुट्टियाँ आई हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी क्लासेस आगे बढ़ गई हैं, लेकिन तकरीबन हमें 4 महीने से थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो चुका है। हमने अक्टूबर की 20 को अक्टूबर की 20 से स्टार्ट किया था। हम लोग मंथ कंप्लीट नहीं थे। अच्छा, तभी हमारे पास यहाँ 2 क्लासें कम है, वरना 40 मुकम्मल होती। और एक में मुझे याद पड़ा कि मैंने पूरी क्लास में प्रैक्टिस करवाई थी शुरू में, तो एक तीसरी क्लास वो, तो हमारी 40 क्लास होती टोटल, ठीक है? मतलब कितने हो रहे हैं, 5 महीने पूरे तकरीबन हो रहे हैं। 5 8 40 ना, मतलब 8 क्लास एक महीने के अंदर है, तो 5 महीने बन चुके हैं 40 क्लास पे, तो 5 महीने हो चुके हैं। खैर आप लोग बताएं फिर क्या करना है, ईद के बाद या नेक्स्ट वीक में, बताएं? ईद के बाद चलें, ठीक है, लेकिन फिर तैयारी कर लीजिएगा, सही है? तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नंपाई को, सही है? अब ये बहुत कुछ डिटेल मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, सही है? इसमें मैं आपको बस एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट आपको समझने के लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे देखें, नमपाई जो लाइब्रेरी है ना हमारी, ठीक है, नमपाई लाइब्रेरी है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं सॉरी, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, ठीक है? अगर हमने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, नमपाई को यूज़ कर रहे होते हैं। ज़रा देखें आगे ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, नमपाई इज़ अ फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। अगर हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, कोई साइंटिफिक हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, या साइंटिफिक हमने बहुत सारी डिटेल पढ़ी है मैथ के अंदर, ठीक है? हमने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा, पता नहीं कौन कौन सा हमने फंक्शंस पढ़े में, ठीक है? उसके अलावा हमने इस तरह के मतलब और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे हमने मैट्रिसेस पढ़े, मैट्रिसेस माइंड में है किसी के? क्रेमर्स रूल हुआ करता था, आई थिंक डिसजॉइंट होता था शायद रूल का नाम, एक और रूल होता था मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए, डिसजॉइंट, ठीक है? इस तरह करके मतलब हमने डिफरेंट वो सारे एल्गोरिथम्स होते थे, वो सारे के सारे मतलब एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सिंपल स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के। जैसे इसको इस तरह समझें, मैं एल्गोरिथम पहले डिफाइन कर देता हूँ। देखें, एल्गोरिथम का मतलब अगर मैं बोल दूँ ना बीच में, तो आप लोग क्या उसका सेंस लेंगे? सिंपल सा वर्ड है, क्या होता है एल्गोरिथम का मतलब? मैंने कहा मुझे चाय बनानी है, मुझे बताओ चाय किस तरह बनाऊंगा मैं, सही है? तो आप क्या होगा, अब जिसको चाय बनानी आती है क्या करेगा, वो स्टेप्स बताएगा कि भाई आपने क्या करना है। वो क्या बताएगा, पहले भाई पतीली लो, पानी डालो, उसमें जितने कप चाय बनानी है उतना पानी डालो, फर्दर क्या करो, चीनी और पत्ती, दूध जितना डालना है, मतलब कोई आप फिक्स क्वांटिटी बताएंगे ना, जिस अपने लिहाज से जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप इसमें इतनी क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें डालो और उसको हल्की आंच में जो भी है उसको रखो इतने टाइम के लिए। ये जब आपको इफेक्ट देखने का मिले, मतलब जब उसका उबाल आ जाए, कुछ टाइम उसको हल्का करके, चूल्हे को हल्का करके उसको रखो और आपकी चाय बन गई। ये आपने स्टेप्स बताए सारे, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? तो ये पूरे स्टेप्स, पूरी चीज़ ये जो मिलके बनाती है ना, क्या बोलते हैं हम उसको कंप्यूटर साइंस के अंदर, एल्गोरिथम।
मतलब स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स माइंड में रखे हुए या खुद आपने माइंड में मतलब बनाए, सोचें किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो स्टेप सिंपल क्या होते हैं? आपके एल्गोरिदम होते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स मिलके क्या कहलाते हैं? एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वो क्रेमर्स रूल हो गया हमारा, वो डिसजॉइंट हो गया, सही है, या हमने इस तरह के और बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, ठीक है। तो वो सारे के सारे असल में होते क्या हैं? वो एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब स्टेप्स आ जाते हैं कि भाई आपने पहले क्या करना है, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। मैं इस पर चलूँगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी अब चूँकि डेटा वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, तो थोड़ी सी मैथ आपको माइंड में लानी पड़ेगी। मैं इसको बता रहा हूँ चीज़ों को क्लियर करके। तो एल्गोरिदम यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? एल्गोरिदम्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और वो कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं? हमने जितने भी साइंस नहीं, जितने भी हमने मैथमेटिक्स में जो भी रूल्स पढ़े हैं ना, पाइथन के अंदर सबसे पहली बात वो क्या कहलाते हैं? एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। पाइथन में नहीं, कंप्यूटर साइंस के अंदर। और उन सारे ही एल्गोरिदम्स का हम ईजिली नमपाई में यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसकी पावर, बहुत बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है ये, सही है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। अच्छा, एरे मतलब जब भी बात होगी ना, तो आप समझें थोड़ा सा क्या है, वो लिस्ट की तरह दिखने में दिखेगी। किस तरीके से? लिस्ट की तरह दिखेगी, ठीक है। और अगर वो हाई डायमेंशनल एरे, मतलब वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सी एरे है, तो क्या होगा? आप उसको मैट्रिसेस की तरह इमेजिन करें। मैट्रिसेस याद है ना, हम इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट बनाया करते थे बड़े से, उसके अंदर नंबर्स लिखा करते थे, ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स बोला करते थे, ठीक है, मैट्रिसेस। तो अगर वो आपके काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, हमने आज तक ना सिर्फ 2D पढ़े। हमने मतलब अपनी पूरी स्कूल लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया हुआ या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल से आगे नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे 3D 4D 5D एंड सो ऑन, जितने भी हम डायमेंशनल लेके जाना चाहें इसको ले जा सकते हैं। देखेंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मास्क एरेस, मैट्रिसेस देखेंगे। मास्क एरेस क्या होती है, मैट्रिसेस, सब हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अभी इसका ना जो असल ऑपरेशन है वो ज़रा देखें कि ये क्या करता है? फास्ट ऑपरेशन। ये जो नमपाई लाइब्रेरी है ना, ये किस वजह से फेमस है, किस वजह से पॉपुलर है? ये फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे फास्ट ऑपरेशन से मुराद क्या है। अगर हमारे पास कोई डेटा, बहुत बड़ा डेटा है ना, किसी फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, जीबीज़ में जा रहा है वो डेटा, तो हमारी नमपाई ना उसको सेकंड्स में कर देगी। उस पर ऑपरेशन नमपाई क्या करेगी? सेकंड्स में सॉल्व कर देगी। लेकिन अगर हम नमपाई के अलावा सिंपल पाइथन का यूज़ करें, फॉर लूप लगा के लिस्ट का यूज़ करें, तो हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे बहुत सफिशिएंट टाइम का डिले देखने को मिल रहा होगा। इसको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे बढ़ेंगे कोड के अंदर, इसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमारी नमपाई फास्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, नमपाई जो है ना, ये लिखी गई है सी लैंग्वेज के अंदर। किस में लिखी गई है? सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ये कहा जाता है कि पाइथन स्लो है, बिल्कुल ऐसी बात है। पाइथन क्या है? थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज है, सही है। लेकिन हुआ क्या कि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज है, सही है। अब ऐसा क्यों है? एल्गोरिथम्स का इसमें एल्गोरिथम्स की वजह से ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। बस अभी पॉइंट ये समझे कि सी लैंग्वेज क्या बहुत फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। तो नमपाई की लाइब्रेरी को, या नमपाई में जो भी हम कोड देखने वाले ना आगे जाकर, जो भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, मेथड्स यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा कोड लिखा किस में गया है? सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो सिंटैक्स है ना, वो किसका यूज़ किया गया है? पाइथन का। मतलब ये समझ लें कि हमने ना यहाँ पे क्या बोलेंगे, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया? दो चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया। सी लैंग्वेज का यूज़ किया, लेकिन हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि हम अगर उस सी लैंग्वेज के किसी कोड को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल कौन सा सिंटैक्स यूज़ कर रहे होंगे? पाइथन वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो सारी एग्जीक्यूशन और ये होगी, सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होगा, सारा का सारा सी लैंग्वेज के यहाँ पे चल रहा होगा, सही है। तो इसी वजह से क्या होती है? फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। तो बस पॉइंट ये याद रखें कि भाई नमपाई ओरिजिनली जो बिलोंग करती है वो किससे? सी लैंग्वेज से बिलोंग करती है। लेकिन इस पर क्या हुआ? टॉपअप किया गया पाइथन सिंटैक्स का, जिसकी वजह से क्या हो गया? हमारे लिए आसान हो गया। हम पाइथन सिंटैक्स का यूज़ करते हुए उस सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को फास्ट और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स से इसमें कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, शेप मैनिपुलेशन है। मतलब अगर मुझे, आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज याद है ना,
कि रो होती थी हमारे पास, उस रो को क्या करते थे, कॉलम बना दिया करते थे, कॉलम को रो बना दिया करते थे। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बात हो रही है कि हमने शेप को मैनिपुलेट कर दिया। अब वो 2D में तो बड़ा आसान है, ठीक है, 3D में हम देखेंगे किस तरीके से होता है, 4D में किस तरीके से होता है, एंड सो ऑन। सॉर्टिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये आगे सारे एल्गोरिथम्स के नाम लिखे हैं, फोरियर सीरीज और पत्नी क्या क्या, ये सारे के सारे ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, NumPy में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल इन अ नटशेल कि भाई NumPy कब यूज़ होती है। अगर आप याद रखें, जब भी आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, NumPy का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि NumPy आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, क्यों फास्ट है, सी लैंग्वेज से बिलोंग करती है असल में ये, लेकिन इस पर जो टॉपअप है वो किसका, पाइथन सिंटैक्स का है, तो हम पाइथन सिंटैक्स का यूज़ करते हुए आराम से। अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं पाइथन, तो आपको सिंटैक्स से रिलेटेड कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपको अगर क्लास लिखी हुई दिख जाए, आपको पता चल जाएगा अच्छा भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है, डेफ लिखा हुआ दिख जाए, कहीं पर सेल्फ दिख जाए आपको, ब्रैकेट्स दिख जाए, कर्ली ब्रैकेट्स, आपको एटलीस्ट इतना पता है कि भाई ये किस चीज़ से रिलेट करता है, मतलब किस चीज़ से बिलोंग करती है चीज़। तो सिंटैक्स आपके माइंड में अगर 100% नहीं तो कम से कम आपका 60-70% आपके माइंड में बैठा हुआ है सिंटैक्स। ठीक है, तो उसी सिंटैक्स का फर्दर यूज़ करते हम क्या करेंगे, सी वाली लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, सारी वही बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, NumPy का पहला कोड लिखते हैं। सही है, अच्छा भाई ज़रा देखें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चूँकि ये जो है ना एक अलग, ये जो NumPy की लाइब्रेरी है ना, ये अलग से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही होती है। ठीक है, अगेन याद रखें, पाइथन का सिंटेक्स तो हम इसमें यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन होता क्या है, ये पाइथन का जो बेसिक पैकेज होता है ना उसमें मौजूद नहीं होती, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा होता है। याद होगा आप लोगों को, हमने जेसन को इंपोर्ट किया था फाइल हैंडलिंग के वक्त, और किसको किया था जेसन के अलावा, और किसी को किया था, हाँ फाइल हैंडलिंग में तो हमने शायद जेसन को किया था। हाँ ज़बरदस्त, बिल्कुल, हमने रैंडम को किया था, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, और सॉरी कॉपी को भी हमने इंपोर्ट किया है, जिसमें हम डीप कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तो डायरेक्ट चलता है आपका लिस्ट पे। आप डीप कॉपी डायरेक्ट नहीं चला सकते। अच्छा, आप डीप कॉपी की बात कर रहे हैं, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया था, कुछ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि कुछ लाइब्रेरीज़ का हमने पीछे इंपोर्ट किया था, उनको इंपोर्ट किया था, फिर हमने उसका यूज़ किया था। तो NumPy भी क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से पहले इंपोर्ट करनी पड़ रही होती है। ठीक है, तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट NumPy किस तरह करना होता है, हम सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट NumPy एज NP लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, NP लिखेंगे। जब भी हम NumPy को इंपोर्ट करेंगे कि उसको क्या लिख देंगे, NP लिख देंगे। अब ये शॉर्टकट है, आप चाहें तो उसको कुछ भी लिख दें, AB लिख दें, CD लिख दें, ठीक है, या सिर्फ सिंपल N लिख दें, लेकिन आप जहाँ भी NumPy का कोड देखेंगे ना, आपको हमेशा NP लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं NumPy को जगह जगह यूज़ नहीं करने वाला, क्या करूँगा, बस मैं NP का यूज़ कर रहा हूँ। उस फाइल से जितने भी मेथड्स वगैरह को मुझे यूज़ करना होगा, सबको मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, NP डॉट करके यूज़ कर रहा होऊंगा। ये बात क्लियर हो रही है मेरी। तो देखें ज़रा, सबसे पहले चीज़ देखिए NP डॉट एरे। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई एरे किस तरह बनती है NumPy के अंदर। NumPy के अंदर हम क्या बोल रहे होते हैं, एरे बोल रहे होते हैं। और एरे मैंने कहा कि जब भी आप एरे की बात की जाए ना, थोड़ा सा उसको समझें कि सिमिलर टू लिस्ट है, एग्जैक्टली लिस्ट नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से चेंज होती है लिस्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड में विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छा भाई जब भी एरे की बात हो रही है ना, तो असल में वो लिस्ट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। पहले एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा NP डॉट एरे। एरे एक फंक्शन है, ठीक है, एरे एक आपका फंक्शन है, मैंने इसको लिखा NP डॉट एरे, और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दी। सही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, सिंपल मैंने 4 नंबर्स लिख दिए। सही है, और मैं इसको, इस पूरी एरे को किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। सही है, मैंने लिखा AR1, एरे 1 का मैंने इसको नाम दे दिया, एरे ARR1 का इसको मैंने नाम दे दिया। एग्जीक्यूट किया, चले भाई आपकी क्या हो गई, ये पहली एरे क्रिएट हो गई है। सही है, ज़रा देखते हैं लिखने में किस तरह की है ये। इसको मैंने बोला प्रिंट करो एरे 1 को, तो किस तरह की दिख रही है, तकरीबन लिस्ट के सिमिलर दिख रही है, बिल्कुल ऐसी ही, चूँकि 1D है असल में, अभी क्या 1D है, तो बिल्कुल लिस्ट की तरह आपको दिखेगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर कन्फ्यूजन है कि ये तो बिल्कुल लिस्ट लग रही है, कहीं लिस्ट ही तो नहीं है, नहीं लिस्ट नहीं है, हम क्या करते हैं इसकी टाइप चेक कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, हमने क्या बोला, ज़रा इसकी टाइप बता दो। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या बता रहा है भाई, क्लास NumPy डॉट ND एरे,
ND एरे मतलब n डायमेंशनल एरे, मतलब हम इसमें जितनी भी डायमेंशन चाहे बना सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना मैट्रिसेस के अंदर हमने हमेशा सिर्फ 2D ही तक पढ़ा है, सिंपल रोज होती थी हमारे पास और कॉलम्स होते थे। हाँ हमने 3x3 पढ़ा है, 4x4 भी पढ़ा होगा, हो सकता है 5x5 भी पढ़ा हो, मतलब उसका साइज़ तो बढ़ रहा होता है लेकिन डायमेंशंस नहीं बढ़ रही होती, समझ रहे हैं बात को। तो लेकिन NumPy के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, हम जितनी भी डायमेंशन का यूज़ करना चाहें ना एरे हम बना सकते हैं। और याद रखिएगा अभी आगे बढ़ेंगे ना मशीन लर्निंग में इंशाल्लाह जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि 100 डायमेंशंस का भी एरे बन रहा होता है। अब आप बोलेंगे 100 डायमेंशन कैसे एग्जिस्ट करती है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते लेकिन हमारे एल्गोरिथम्स क्या कर रहे होते हैं उसको हैंडल कर रहे होते हैं। हम बहुत हार्डली ना 4D 5D 6D तक, बहुत मुश्किल से 6D तक को विजुअलाइज कर सकते हैं। आगे जाना मतलब हमारी क्या है पहुँच से बाहर है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम इस तरह के लिखे हुए क्या होंगे, बहुत हाई डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से फिर आपका एल्गोरिथम ना इंप्रूव हो रहा होता है, मशीन लर्निंग का जो आपने मॉडल बनाया होता है ना वो आपका इंप्रूव हो रहा होता है, ठीक है। खैर तो पॉइंट समझाने का क्या था कि भाई क्या होता है आपका NP एरे कब यूज़ होता है। देखें यहाँ पे एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये जो एरे NP.array का फंक्शन है ये क्या कर रहा है, हमारे उस लिस्ट को टाइप कास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइप कास्ट कर रहा है किसके अंदर, हमारे NumPy एरे के अंदर, ठीक है। NumPy एरे के अंदर उसको टाइप कास्ट कर रहा है। अच्छा अगर मैंने इसको लिख दिया टपल बना के, ठीक है, तो क्या हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट समझाने का कि क्या है कि भाई आपने अंदर एक आइट्रेबल प्रोवाइड किया हुआ है, वो क्या करेगा जस्ट उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, NumPy एरे के अंदर। अगर हम इसको सेट बनाएंगे जब भी ये काम कर जाएगा, लेकिन याद रखें सेट की बात हो तो फिर क्या करेंगे हम अपने सेट के अंदर यूनिक ही नंबर्स लिख सकते हैं। अगर हमने डुप्लीकेट लिख भी दिए तो क्या करेगा वो खुद ब खुद उसको यूनिक बना देगा। क्लियर हो रही है बात, खैर ये क्लियर हो गया भाई। तो NP.array क्या है, हमारे पास एक तरह का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमारे टाइप डेटा को NumPy एरे के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सही है। अच्छा एक और चीज़, मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक, हाँ नहीं स्ट्रिंग नहीं, हाँ एक और चीज़ सॉरी ये बताना भूल गया कि भाई आपकी जो NumPy है ना ये नंबर्स पे ही काम करती है। ये किस पे काम करती है, नंबर्स पे काम करती है। ये स्ट्रिंग और बूलियन इस तरह के डेटा पे काम नहीं करती है, नंबर्स पर काम करती है। क्योंकि हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड इसको यूज़ करना होता है तो इसीलिए हमेशा नंबर्स पे काम करेगी, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता रहा था कि मैं एरे को ना क्या बोल रहा हूँ, मैं एरे को फंक्शन बोल रहा हूँ, मैं मेथड नहीं बोल रहा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको एरे को फंक्शन बोल रहा हूँ, हालांकि तो डॉट से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा इसका रीज़न समझ लें, रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है। देखें आपको याद होगा जब भी हम क्लास बनाया करते थे तो पहले क्लास से क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस वेरिएबल में सेव कर लिया करते थे। ऐसे ही हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक वेरिएबल में सेव कर लिया करते थे। इतना पॉइंट विजुअलाइज हो रहा है थोड़ा सा माइंड में। अच्छा अब उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए डॉट करते थे, हम उस वेरिएबल का नाम लिखते थे डॉट और फिर अपने मेथड्स को बुलाया करते थे, समझ रहे हैं। जो भी हमने अंदर फंक्शन लिखे होते थे क्लास के अंदर, जो भी फंक्शन वाली टाइप डिफाइन की हुई होती थी, एक्चुअली मेथड बनाए होते थे, उसको हम कॉल कर लिया करते थे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। लेकिन मुझे खुद सोच के बताएं कि क्या मेरा NP ऑब्जेक्ट है, नहीं। याद रखें NP तो भाई एलियासिस है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं NumPy की फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये NumPy असल में फ़ाइल का नाम है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि NumPy को मैं क्या बोलूँगा भाई, NP बोलूँगा। अगर आप बोल दें ना नहीं भाई इसको हटा दें मसला नहीं है, NumPy का यूज़ कर लें, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, फिर हर जगह NumPy लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये काम आपका करेगा अब यहाँ पे भी इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, लंबा काम होता जा रहा है। और अगर आपने NumPy फ़ाइल को तकरीबन एक लाइन में 10 मरतबा यूज़ करना पड़ा तो आप क्या बार बार NumPy लिख रहे होंगे, नहीं। तो सिंपल उसको समटाइम्स N और यूजुअली NP करके यूज़ ही किया जा रहा होता है। मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ भाई, समझे उस बात को कि हमने असल में जो पहले एक बात कही थी ना कि हमेशा जो डॉट करके चीज़ यूज़ हो रही होती है क्या होती है, मेथड होती है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं क्योंकि अब आपका लेवल बहुत ऊपर आ चुका है। अब पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, डॉट से पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर आपने डॉट लगाया और डॉट के बाद आपने कुछ चीज़ लिखी, ठीक है, मतलब वो मेथड का नाम होगा डेफिनेटली। तो असल में ये चीज़ क्या है, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल डॉट करके आगे जो चीज़ लिख रहे होंगे ना वो आपका मेथड होगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ पर NP मेथड नहीं है,
NP सिंपल हमने उसको एक शॉर्टकट नाम दिया हुआ numpy को, तो ये असल में ये फाइल को रेफ़र कर रहा है। जब मैं NP बोल रहा हूँ तो किसको बता रहा है, ये फाइल को बता रहा है कि भाई numpy वाली फाइल की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला, np.array मतलब numpy की फाइल में जाओ। NP मतलब मैं किसको बोल रहा हूँ, numpy, और numpy एक्चुअली क्या है, फाइल है जो हमने इंपोर्ट करी है अभी अपने काम के लिए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई numpy की फाइल में जाओ, वहाँ पे एरे का एक फंक्शन बना हुआ उसको लेकर आओ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में आपको और क्लियर कर दूंगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी बताएं क्लियर हो रहा है कि भाई ये हमारा क्या है, फंक्शन है, मेथड नहीं है। सही है, ये बात क्लियर है जी? हाँ अच्छा ठीक है, तो भाई ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें 2D एरे बनानी है। क्या करनी है, 2D एरे बनानी है। सही है, 2D एरे हम देखते हैं किस तरह बनाएंगे। अगेन हम अभी ज़रा लिस्ट की मदद से 2D एरे बनाने वाले हैं। क्या कर रहे हैं, लिस्ट की मदद से 2D एरे बना रहे हैं। तो मैंने बोला एरे अंडरस्कोर 2D, इसको मैंने नाम दे दिया कि मेरी किस तरह की एरे है, ये 2D एरे है। सही है, अगेन मैं वो यूज़ करूँगा np.array। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का एक ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, एक लिस्ट बना ली। अच्छा, अब इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, मैंने एक और लिस्ट बनाई और मैंने कॉमा डाल के एक और लिस्ट बना दी। ठीक है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ। मैंने बाहर एक लिस्ट बनाई, पहले इसका जनरल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं। बाहर एक लिस्ट बनाई और फिर अंदर क्या किया, मैंने अंदर एक और लिस्ट बनाई, कॉमा लगा के मैंने एक और लिस्ट को बना दिया। सही है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए। लेट से मैं इसको बोलता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे बोलता हूँ 4 5 6। ठीक है, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको। तो ज़रा देखें क्या आपकी ये 2D एरे बन गई। अंदर वाली को देखिएगा। ठीक है, अंदर वाली को देखिएगा, बाहर वाली को, बाहर वाले ब्रैकेट्स को भी फिलहाल इग्नोर करें, अंदर वाली को देखें। तो क्या ये आपकी 2D एरे बन गई, बन गई है। ठीक है, तो आपकी 2D एरे किस तरह से बनाई जाती है, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है। आपने क्या करना होता है, पहले एक लिस्ट लिखेंगे, उस लिस्ट के अंदर भी फर्दर 2 लिस्ट बनाएंगे इस तरीके से, और फिर अपना डेटा लिख देंगे जो भी लिखना होगा। सही है, तो अब ज़रा मुझे बताएं कि भाई ये 2D एरे तो है, चलो बात तो समझ आ रही है कि 2D एरे, लेकिन ये क्या इसके क्या रोज़ और क्या कॉलम है, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं उसके। एग्जैक्टली 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ तरीके होते हैं इसकी डायमेंशन निकालने के, मतलब शेप निकालने के। भाई वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना हमारा एक। ठीक है, ये 2/3 का, ठीक है 2/3 का मैट्रिक्स है हमारा ये। तो अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि कितने बाय कितने का है। हम इसकी शेप देख सकते हैं। ठीक है, खैर तो ये समझ आ गया आपको कि 2D एरे आपकी इस तरीके से बनाई जाती है और आपको इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब ज़रा 3D को देखते हैं। अब देखें 3D में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ज़रा समझिएगा इस बात को। सबसे पहले हमने वही इस तरीके से क्या किया, ब्रैकेट बना लिए। ठीक है, सिंपल एक लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट में क्या किया हमने, एक और इस तरह का ब्रैकेट बनाया। ठीक है, हमने ऊपर 2D में क्या किया था, बाहर एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के अंदर 2 और लिस्ट्स बना दी थी। सही है, अच्छा मुझे बताएं अगर मैंने इसके बाद एक और इस तरह की लिस्ट बना दी होती तो क्या हो रहा है, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कितने का मैट्रिक्स बन रहा है, 3/3 का बन रहा है। ये बात समझ रहे हैं। अगर मैं चलिए इसको प्रिंट भी करवा दूँ, मैंने कहा यहाँ पे एक और बढ़ा दो इसको, और यहाँ पे बोलते हैं 7 8 9, प्रिंट करते हैं। तो ज़रा देखें ये 3/3 का है लेकिन है 2D है लेकिन है 3/3 का। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। 3/3 का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितनी रोज़ है भाई, 3 रोज़ हैं। ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं, 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। तो 2D है मैट्रिक्स, है 3/3 का। आप लोगों को समझ आ रही है क्या नाम है भाई, क्लियर हो रही है चीज़। अगर नहीं आओ तो बता दीजिएगा। सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा हम बात कर रहे थे 3D की, तो 3D में क्या लिखा होता मैंने, 1 मिनट हम इसको बनाते हैं। मैंने कहा एरे 3D, मैं 3D एरे बना रहा हूँ और इसको लिखा मैंने np.array, और एरे के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिस्ट पास कर दी। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, 2 इस तरीके से और लिस्ट बना दी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कितने का मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 2D बन जाएगा। एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल का ये मैट्रिक्स बन जाएगा।
लेकिन हमने क्या करना है, देख रहे हैं कि अब इनके अंदर फर्दर डेटा ऐड करना है, इनके अंदर क्या करना है, हमने फर्दर अपने डेटा को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें एक और इस तरह के ब्रैकेट बना दूंगा और यहाँ पे भी क्या करूँगा, इस तरीके से ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है। तो अगेन ज़रा समझें, आपके पास सबसे पहले एक मेन लिस्ट है, उस मेन लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, दो लिस्ट बनाई हुई है मेनली, ठीक है। बाहर वाली लिस्ट के अंदर हमने दो लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और उन हर लिस्ट के अंदर अपने फर्दर एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि दिखेगा किस तरीके से। हम इसमें कुछ डेटा डालते हैं। लेट्स मैं बोलता हूँ 1 2 2 3, ठीक है। उसको बोलते हैं 4 5 6, आगे आते हैं और इस ब्रैकेट में लिखते हैं 7 8 9 और यहाँ लिखते हैं 10 11 12, ठीक है। 3D हमारा बन गया। ज़रा इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा देखें, अब ये एक्चुअल क्या है हमारा, ये 3D है। दिखने में किस तरह का लग रहा है, ये 2D लग रहा है, लेकिन ये है क्या, 3D है। अब समझिएगा इस बात को कि हुआ क्या सॉरी, ये अंदर वाली चीज़, ये अंदर वाली चीज़ क्या है हमारी, अंदर वाली तो 2D है। अंदर वाला मैट्रिक्स क्या है, ये 2D है, सही है। और ये अंदर वाला मैट्रिक्स भी क्या है, 2D है, सही है। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आपका इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है आपका, ये 3D बना रहा है। तो अगर मैं आपको इसको विजुलाइज करवाऊँ, हम इस व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। पहले तो समझे 3D होता क्या है। लेट्स से कि ग्राफिकल थोड़ा समझते हैं। मैंने ये दो लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये दो लाइंस किसको शो कर रही होती हैं, 2D को शो कर रही होती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। ये आपका क्या है, x है, और ये क्या है आपका y है, सही है। अच्छा, 3D क्या होता है, थर्ड डायमेंशन होती है, ठीक है। तो हम उसको समटाइम्स यहाँ भी बना रहे होते हैं, वरना हम इसको यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ना क्यूब किस तरह बनता है आपका, अगर क्यूब बनाएं हम तो क्यूब आपका कुछ इस तरह से बनता है। सही है। तो इसमें क्या है, इसका असल में आपके पास 3 डायमेंशन आ रही है, ठीक है। अगर आप इसके दो लाइंस को कंसिडर करें, सिर्फ इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, तो ये दो लाइंस किस तरह की हैं, ये टू डायमेंशन है। लेकिन इसकी ये वाली लाइन है, ये जो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये क्या आपकी थर्ड डायमेंशन को शो कर रही है। अगर इसको रियल लाइफ में देखें, ज़रा देखें, ये आपकी वॉल है ना, ये वॉल क्या आपकी, ये वाई एक्सिस है, ये वाई वॉल क्या है, वर्टिकल है ना, ये वाई एक्सिस है। और ये जो ग्राउंड है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये तो आपका हो गया, सिर्फ इतना पार्ट क्या हो गया आपका 2 डायमेंशन हो गया। तो अगर मैं जैसे इसकी बात करूं, आपके पास ये एक लाइन और ये एक लाइन, ठीक है। तो ये पूरी वॉल क्या है आपके पास, अगर लाइन के लास्ट देखेंगे ये आपका एक्स वाई, लेकिन अब बात समझिएगा, ये थोड़ी सी थिक भी है, ये थोड़ी सी क्या है, थिक भी है। तो इसकी थिकनेस क्या बता रही है आपको, ये आपकी जेड एक्सिस को बता रही है, जी एक्सिस जो थर्ड एक्सिस हम इसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3D है। तो अब अगर मैं उसकी बात करूँ, पीछे क्या हो रहा है, वो हमने अभी जो मैट्रिक्स बनाया है, कि आप ज़रा इसको गौर करें कि आपका ये अंदर वाला तो 2D है, ठीक है। लेकिन ये 2D मैट्रिक्स कितनी मरतबा आया, 2 मरतबा आया ये, ठीक है। तो 2D मैट्रिक्स का 2 मरतबा आ जाना क्या बोलता है इसको, ये मैट्रिक्स क्या कंसिडर होता है, ये 3D कंसिडर हो रहा होता है, मतलब ये थर्ड डायमेंशन में होता है। ये कहाँ हो रहा होता है, थर्ड डायमेंशन में मौजूद होता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने एरे 3D बनाया ना, हमने इसको क्या बोला है, 3D बोला है इसको, इस वाली एरे को क्या नाम दिया है, 3D बोला है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा एरे 3D डॉट एंडिम। एंडिम एक आपका एट्रीब्यूट है, इस तरह के और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अभी हम देखेंगे आगे बढ़ के कि एंडिम के अलावा और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंडिम क्या बताता है, हमें डायमेंशन बताता है। क्या बताता है भाइयों, डायमेंशन, कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितनी डायमेंशन का है। तो ज़रा देखें, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहा है, 3। किस तरह का मैट्रिक्स है ये, 3 डायमेंशन है, सही है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 4 डायमेंशन का भी बना सकते हैं, 5 डायमेंशन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर जितनी हाई डायमेंशन में जाएंगे ना, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, समझना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल इसको बस यहाँ रखें कि भाई आपके पास जितने भी आप डायमेंशन बनाना चाहें बना सकते हैं,
ठीक है, लेकिन हमने फिलहाल अभी इसको 3D तक का समझ लिया है। क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं डेटा टाइप। डी टाइप मतलब क्या हमारे पास? डेटा टाइप। तो अगर मैं लेट से एरे 1 पे जाऊं और मैं उसको बोलूं डी टाइप, इस पे क्या चलाऊं? डी टाइप। ठीक है, अगेन डी टाइप क्या हमारा? एक एट्रीब्यूट है। क्या है भाइयों? एट्रीब्यूट है, मेथड नहीं है। ब्रैकेट्स नहीं बना रहा ना मैं, तो मेथड नहीं है इसका मतलब है। ठीक है, ना ही फंक्शन है, ये क्या है? कोई एट्रीब्यूट है। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या बता रहा है कि भाई एरे 1 के अंदर जो आइटम्स हैं वो किस तरह के हैं? इंटीजर 64। अब ये 64 क्या वाला है इसको समझते हैं। इंटीजर तो समझ आ रहा है, इंटीजर क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल आपको पता है। एक चीज़ ज़रा देख लें पहले कि मैंने एरे 1 में लिखा क्या था। प्रिंट एरे 1, उसमें क्या लिखा था? सिंपल 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ऑल्दो लिस्ट की तरह लग रही है, लेकिन याद रखें माइंड में कि भाई कॉमा नहीं आ रहा इसमें कॉमा नहीं आ रहा है। लिस्ट में कॉमा आया करता था, अगर थोड़ा सा आप उसको रिकॉल कर रहे हो, लिस्ट में कॉमा आया करता था। खैर, मैंने इसको बोला कि भाई मुझे क्या करो, एरे 1 के अंदर जो डेटा मौजूद है ना, जो डेटा मौजूद है, मुझे उसकी ज़रा टाइप तो बता दो। ठीक है, डेटा टाइप बता दो। डी टाइप मतलब डेटा टाइप है। तो उसने मुझे क्या बोला कि भाई उसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, लेकिन वो 64 बिट का इंटीजर है। 64 बिट का इंटीजर है। अब ये बिट क्या वाला है? बिट और बाइट क्या होते हैं? अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं, बल्कि अभी नहीं कवर कर सकेंगे इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिट वाला पार्ट। ठीक है, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह तो आपको इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए वाली बात। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि भाई इसने एरे 1 के अंदर बताया जो डेटा हमने स्टोर किया वो किस तरह का है? वो इंटीजर 64 है। सही है, फिलहाल इंटीजर पे फोकस करें, 64 वाले पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं एरे 2D, जिसको हमने एरे 2D बोल के बनाया था, इसकी अगर मैं डी टाइप निकालूं तो क्या ख्याल है इसकी क्या मिलने वाली डेटा टाइप? बिल्कुल सेम होगी। देखें आपके पास ये रही कहाँ गई 2D, ये थी ना हमारी 2D, 3x3 का एक मैट्रिक्स है 2 डायमेंशन के अंदर। तो इसकी डेटा टाइप मैंने कहा मुझे ज़रा बताओ क्या होगी? तो वही होगी जो ऊपर मिली थी, इंटीजर 64। सही है, मतलब अंदर के जो नंबर्स हैं ना उनके हिसाब से हमें क्या बता रही है? डेटा टाइप बता रहा है। तो आप लोग खुद देख लें, मुझे बताएं कि यहाँ पर कहीं आपको पॉइंट दिख रहा है? नहीं ना, पॉइंट तो नहीं है। हमने नंबर्स खुद ही लिखे थे ना, तो नंबर्स को हमने किस तरह दिया था? इंटीजर बना के दिया था। तो इसीलिए क्या कर रहा है ये आपका इंटीजर ही बता रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं np.arange। अच्छा, अब जल्दी से arange रेंज की तरह एक फंक्शन है। रेंज हमने फंक्शन यूज़ किया था पाइथन के अंदर। क्या करता था वो? नंबर्स जनरेट करने देता था हमें। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर वही फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? arange। क्या फंक्शन का नाम है? arange। तो ज़रा देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे np.arange। अब ज़रा मुझे आप लोग सोच कर बताएं कि जब हम वहाँ पे रेंज का फंक्शन यूज़ किया करते थे तो हम उसमें क्या क्या लिखा करते थे अंदर? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और कॉमा करके इसके बगैर कुछ चुरवाना हो तो इसको भी इसकी भी करवा दिया करते थे। अंदर वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ पे सेम है, सिर्फ नाम क्या हो गया उसका? रेंज से हट के ए रेंज हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने ब्रैकेट बनाया, मैंने बोला भाई 1 से लेके कहाँ तक नंबर जनरेट करो? 11 तक के, सिंपल। और ये जो नंबर जनरेट करो उसको क्या करो? लेट से मैं बोलता हूँ n10। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? n या नंबर्स टिल 10 करके इसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। एग्जीक्यूट किया, आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ज़रा देखें, इसको प्रिंट किया हमने तो हमें 1 से 10 तक के नंबर्स मिल रहे हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि भाई 11 लिखा लेकिन 11 नहीं आएगा। ठीक है, 11 स्किप हो जाएगा आपका। ठीक है, वो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अगर आपने यहाँ पर 1 नहीं दिया तो ज़रा बताएंगे कहाँ से कहाँ तक नंबर्स मिलेंगे मुझे? एग्जैक्टली। ठीक है, 0 से नंबर्स ले आएगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक? 10 तक ही ये जा रहा होगा। तो तकरीबन फंक्शनैलिटी वही वाली है सारी, बस नाम चेंज हो गया। क्लियर है? अच्छा, रीशेप ये जो मेथड है, रीशेप मेथड है। ठीक है, रीशेप क्या मेथड है बताता हूँ मैं क्यों मेथड है। एक पॉइंट समझा जरा, रीशेप का जो मेथड है ना, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। सही है, रीशेप क्या करता है? थोड़ा सा नाम से ही समझ जाएं।
ये क्या करेगा, किसी की शेप बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है, किसी की, मतलब किसी एरे की शेप बदलने वाला है। अच्छा, अब शेप क्या चीज़ होती है, देखें जब भी मैं शेप की बात करूँगा ना, आपके माइंड में एक चीज़ आए, वो चीज़ क्या होनी चाहिए कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं असल में, उसके रोज़ और कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो लेट से मैंने एक ये मैट्रिक्स बनाया सिंपल, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ज़रा उसको बताएं कि इसकी शेप क्या है। जब मैं इसकी शेप की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे भाई इसमें रोज़ कितनी है, ज़रा काउंट करें। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो रोज़ आ गई कितनी, 3 आ गई। अच्छा, कॉलम को आप देखें, कॉलम काउंट करें, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 3 आ गया। अच्छा, लिखते किस तरीके से, हम पहले लिखते हैं रो, फिर क्रॉस या मल्टीप्लाई का साइन आके क्या लिखते हैं, कॉलम। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स की शेप क्या हुई, 3/3 हो गई। समझ रहे हैं, ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है, 3/3 हो गई, ठीक है। अगर और इसमें कोई रोज़ या कॉलम्स होते तो हम उसी लिहाज से बता रहे होते। तो शेप पे फोकस करें, शेप को री करो, मतलब दोबारा से चेंज करो। एक तरीके से वर्ड आपको बता रहा है कि जो आपकी शेप है ना उस मैट्रिक्स की, भले वो 2/2 है या सिंपल है, जो भी है, आप उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी शेप में लेकर जा रहे हैं, मतलब उसके रोज़ और कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब किस तरह यूज़ होगा देखते हैं ज़रा। मैंने क्या किया, मैंने ना np.arrange का मेथड फंक्शन यूज़ किया, np.arrange का मैंने फंक्शन यूज़ किया, और मैंने बोला यार ज़रा 1 से लेके 12 तक के नंबर्स तो जनरेट करो। 13 लिखा, लेकिन कहाँ तक के नंबर्स जनरेट करो, 12 तक नंबर्स जनरेट करो, सही है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट से नम्स ही बोल देता हूँ फिलहाल, मैंने इसको नम्स बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी के बाद ना जो हमने अरेंज लिखा है, हम इसी के बाद क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर रीशेप का मेथड चला देंगे, ठीक है। अब जब रीशेप का मेथड चलाएंगे ना, ज़रा देखिए क्या बता रही है कि मुझे क्या बताओ, शेप बताओ, ऑर्डर बताओ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हमसे बोल रहा है भाई आप मुझे बताओ कि आपका ये जो आपका मैट्रिक्स है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 12 तक। देखें एक बात समझे ज़रा, सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मैंने नम्स के अंदर नंबर्स को जनरेट करवाया और मैंने नम्स को प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो देख रहे हैं आपके पास 1 से लेके कहाँ तक के नंबर्स आ रहे हैं, 12 तक के नंबर्स आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे खुद सोच कर बताएं कि इस 1 से 12 तक के नंबर्स को मैं किस शेप में ले जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन किस तरह, समझे ज़रा। देखें, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 2/6 बना सकता हूँ। 2/6 क्या बोल रहा हूँ, 2/6 मतलब 2 रोज और 6 कॉलम्स। मल्टीप्लाई करें क्या नंबर मिलेगा, 2 × 6 = 12। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक रो हो गई, फिर 1 2 3 4 5 6, एक तो मैं आपका इस तरीके से मैट्रिक्स बना सकता हूँ 2/6 का। अच्छा, और किस तरह बना सकता हूँ मैट्रिक्स 12 का, 4/3 करके बना सकता हूँ। 4 × 3 क्या होगा, 12 होगा। वर्ड्स पे ज़रा गौर करिएगा, 4/3 बोल रहा हूँ। 4/3 जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मतलब बन रहा है इसका कि भाई 4 रोज होने वाली है, मतलब 1 2 3 4, और 4/3 बोला था ना मैंने, 4/3, तो कितने कॉलम्स आने वाले हैं भाई, 3 आएंगे। ज़रा देखें, 1, ये सेकंड कॉलम हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। इस तरीके से आपका एरे बनने वाला है, समझ रहे हैं। इसका रिवर्स कर सकते हैं, 3/4 भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। 6/2 का भी बना सकते हैं, ठीक है, 6 रोज होंगी और सिर्फ 2 कॉलम होंगे। थोड़ा सा माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं। हाँ, 1/12 भी कर सकते हैं आप। 1/12 कि उसमें एक ही रो है और सारे के सारे नंबर्स आपने इस तरह से लगा दिए उसको, या 12/1 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई, आपने जितने नंबर्स लिए हुए हैं ना, आप उन्हीं नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रीशेप के अंदर, लेकिन ये सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 13 नंबर जनरेट किए हैं, अभी तुम्हारे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो हमने देखा 12 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हमारी मर्जी किस में भी जाए। लेकिन अगर आपने कोई 13 नंबर लिखे हुए तो 13 नंबर की कोई सीक्वेंस नहीं बनेगी। अगर हमने बोला कि भाई 13 नंबर जनरेट तो कर दिया, अब इसको 6/2 में लेके जाओ, बोलेगा भाई एक नंबर का क्या करूँ, मैं एक नंबर एक्स्ट्रा बन रहा है उसका मैं क्या करूँ, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब ज़रा समझें, ये जो मेरी एरे बनी है इसको मैंने किस में सेव कर दिया, नम्स में सेव कर दिया। तो अगर आप नम्स पे रीशेप मेथड अप्लाई करते हैं, या ऊपर लिखें, अभी हमने ऊपर लिखा था ना, एक ही बात है, ऊपर लिखें नीचे लिखें। मैंने इसको बोला किस में लेके जाना है, जरा बताएं जल्दी से,
पहले गॉस पास 3/4 में, हाँ पहले गॉस पास करनी पड़ेगी, पहले रोज लिखी। हाँ पहले रोज होती है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है सब आपका। समझिएगा भाई, पहले क्या लिखा जाता है, हमेशा रोज होती है, फिर आपका कॉलम होता है। ये देखिए नीचे हमने लिखा था इसको, पत्नी का अंजा, खैर पहले क्या होती है, हमेशा आपकी रोज होती हैं, फिर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 3 और रोज कितनी है मेरी, 4 है, सही है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा इस तरह से टपल बना के, ठीक है, इस तरह टपल बना के लिखना पड़ेगा, वरना वो एरर दे देगा। अब इसका थोड़ा सा सिंटेक्स है, अब आपको इसका थोड़ा सा अलग सिंटेक्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं पे ब्रैकेट लगाना है, कहीं नहीं लगाना, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैंने क्या किया, इसको बनाया और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ज़रा देखें कि हमें किस तरह का दिखने वाला है। ये क्या बनाया था भाई, 3 रोज़ बनाओ और कितने कॉलम्स बनाओ, हमारे उसके अंदर 4 कॉलम्स बनाओ। तो ज़रा देखें जल्दी से, 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और 4 आपके कॉलम्स आ गए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको डिफरेंट शेप्स में ले जा सकते हैं, सही। टपल बनाने की कोई वजह है या वैसे सिंटेक्स? यार ये सिंटेक्स है असल में। देखें अगर मैं इसको हटा दूँ ना, बात समझें, मैंने क्या किया, देखें रीशेप का मेथड यूज़ किया और मैंने उसमें क्या बोला, 3 और 4 में ले जाओ। अब ये एरर दे देगा यहाँ पे, ज़रा देखें, चल गया, बड़ी बात है, चल गया, ठीक है। वैसे वरना इसको देखा था मैंने, वो एरर दे देता है, समटाइम्स क्या होता है, एरर दे देता है, सही है। तो चल रहा है तो सही है, हम इसी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके कुछ इस तरह के मेथड्स देखने को मिलेंगे कि हमें अगर डायरेक्ट नंबर दे रहे होंगे ना, तो एरर देगा कि मिसिंग नहीं, रिक्वायर्ड 1 आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन, इस तरह से वो एरर दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर लेंगे, सही। इंशाल्लाह फिर फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।